श्रोताओं नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, वर्ष 2025 सिर्फ वैश्विक राजनीति का एक और साल नहीं था, बल्कि यह दुनिया के मंच पर भारत के उभार का एक अहम दौर भी था। आर्थिक अनिश्चितता, बदलते भू राजनीतिक हालात और शक्ति संतुलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व के रूप में सामने आए। श्रोताओं, आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार सर। जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि वैश्विक मंच पर भारत के लिए यह वर्ष जो है वर्ष 2025 एक बड़ा अहम पड़ाव साबित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में आप इस वर्ष को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो वर्ष 2025 है जी, जो बिल्कुल आखिरी मुकाम पे खड़ा हुआ है जी, और नया साल आने वाला है जी, ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों में कहीं सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला रहा। सबसे बड़ा तो हम देखेंगे कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां कठिन हो गई जी, कई स्थानों पर युद्ध की स्थितियां निर्मित हैं जी, और उससे भी बड़ा ये है कि आर्थिक मामलों को लेकर काफी संशय और आशंका बढ़ गई जी, अलग अलग देशों में जिस तरीके से शक्ति संतुलन को लेकर जी, संघर्ष चल रहा है जी, उससे पूरा नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है जी। ऐसे समय में मोदी जी ने एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व देने का जो कार्य किया है जी, उससे वैश्विक राजनीति के क्षितिज पर वे सबसे उभरते हुए नजर आ रहे हैं जी। और बड़ी बात यह है कि देश के भीतर भी जी, आप अगर दुनिया में नाम कमाएंगे तभी जब देश के भीतर हो। बिल्कुल। तो देश के भीतर भी उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामलों में जिस तरीके से मजबूत फैसले लिए जी, उससे सारी दुनिया की नजर भारत की ओर आ गई है जी। और मोदी जी एक सशक्त और स्थिर नेतृत्व देने वाले महान नायक के रूप में दिखाई दे रहे हैं जी। वैदेशिक मामले में आपने उनका संदर्भ दिया, बड़ी बात है जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक मूव्स किए जी, जिसको राजनयिक पक्ष प्रस्तुत किए, उससे दुनिया में उनकी एक अलग छवि बनी और दुनिया के आर्थिक मामलों में, दुनिया के भू राजनीतिक मामलों में उन्होंने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है उससे उनका स्वरूप अलग तो भर कर आया है। जी सर, यह वर्ष मतलब 2025 दुनिया के विभिन्न देशों में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, जिसे ट्रंप टैरिफ भी कहा जाता है, के लिए जाना जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की नीति अपनाई और देश के किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों से समझौता करने से उन्होंने इनकार कर दिया। यह कदम अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ा स्पष्ट संदेश था कि भारत झुकेगा नहीं। आपका क्या मानना है? इस समय जी, दुनिया की जो एक सबसे बड़ी समस्या है जी, ट्रंप का जिस तरीके से शासन संचालन हो रहा है जी, वो पूरी दुनिया के लिए जी, एक बड़ा प्रश्न बन गया है जी। और ट्रंप ने न केवल भारत के ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगाए, टैरिफ मतलब हम जिस चीज को भारत से निर्यात करते हैं और अमेरिका में जो आयात किया जाता है जिसकी वहां बहुत मांग है जी, उन पर आपने भारी टैक्स लगा दिया जी, और उतने ही कठोर टैक्स उन्हें दूसरे देशों पर भी लगाया, जी, दूसरे देशों में लगाया, कई देशों में लगाया जी, 18-19 देशों को तो उन्होंने वीसा देने से भी मना कर दिया है जी, इसी कुछ आधार पर। लेकिन ऐसे समय में मोदी जी ने जिस तरीके से भारत के किसान विशेष करके, क्योंकि हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां पर इम्पोर्ट होते थे उस पर उन्हें टैक्स लगाता है, हमारे जो मध्यम और छोटे उद्योग हैं जी, उनसे जो सामग्री जाती थी, इसी हमारे जो छोटे कारोबारी हैं जी, तो विशेष करके किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों को उन्होंने देखकर देश को रखा और इसके साथ साथ देश के सम्मान को जी, केवल टैरिफ को स्वीकार करना, आर्थिक रूप से झुकना नहीं था, तो देश के सम्मान के साथ समझौता करना था। और इसीलिए दुनिया में ने जब देखा कि बहुत से बड़े बड़े देश ट्रंप के टैरिफ के आगे झुक गए, पर भारत एक अकेला देश है जो खड़ा रहा और अब इस तरह संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका फिर से समझौता करके अपनी नीतियों को बदलने के लिए तैयार हो रहा है। और इसी से मोदी की एक अलग छवि आई कि वो देश के हित में कठोर निर्णय लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, एक बात और सर, जैसे किसी भी देश की जो मजबूती है
उसकी अर्थव्यवस्था से परिलक्षित होती है। भारत ने सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 8% से अधिक की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल की है वर्ष 2025 में। आपके विचार से इसके क्या कारण रहे? क्योंकि बहुत सारी जो मौसम तो हमारे खिलाफ था, उसके बावजूद भी जो है, और लोगों को लग रहा था कि भारत अब वो वृद्धि दर हासिल नहीं कर पाएगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने उनको गलत साबित करते हुए ये वृद्धि दर हासिल की है। आपका क्या मानना है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? शुक्ल जी, हम फिर ट्रंप की ओर जाते हैं जी। आपको याद है ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था जी। और ट्रंप ने कहा था कि आप जिस तरीके से अपना पेट्रोलियम आयात कर रहे हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। जी, जी। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है जी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ट्रंप के इस वक्तव्य के बाद दुनिया के बहुत सारे जो आर्थिक विश्लेषक संस्थान हैं उन्होंने भी कहा था कि भारत की जो जीडीपी है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगी, किंतु 8.2% जी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बात है और चौंका दिया है। और कारण ये है कि जिस तरीके से हमने अपने यहाँ जीएसटी में कमी लाई और हमने जिसको अगली पीढ़ी के सुधार कहा जा रहा है, सुधार के लिए जी, और कुल 2 रेट लागू कर दिए जी। कई रेट थे उसके 2, और इस तरह से जो श्रमिक संहिताएं हैं जी, लेबर कोड्स में बड़े परिवर्तन कर दिए और व्यापार के लिए आर्थिक और व्यवहारिक तरीके के ऐसे उपाय किए गए जिससे कि उनके काम को तेजी मिले। और इन सब कारणों से हमारी जो अर्थव्यवस्था हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आज मैं पढ़ रहा था कि अब जो दुनिया के जिन संस्थानों ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को कम बताया था, वो कह रहे हैं कि अगले साल अर्थात 2026 में दुनिया में सबसे तेज गति से भारत ही बढ़ेगा, चीन उसके पीछे रहेगा और अमेरिका तो बहुत पीछे रहेगा। जी, बिल्कुल, इस साल जो उपाय किए गए हैं उससे इस साल तो लाभ मिला ही है, अगले वर्ष में भी लाभ मिलने वाला है। जी जी सर, भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने काफी सख्त रुख अपनाया है और पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो इसकी एक मिसाल है। तो दुनिया को भी एक पूरा संदेश, पाकिस्तान को तो गई है, लेकिन दुनिया को भी एक ये संदेश किया है कि भाई अब भारत सैन्य दृष्टि से भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो एक मजबूती का एक पैमाना होती है, लेकिन सैन्य दृष्टि से भी किसी राष्ट्र का मजबूत होना जरूरी होता है और ये भी है कि भाई वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें 3 बातों को ध्यान करिए जी। भारत लगातार लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है जी। शायद दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में से एक देश रहा है जी। पर यहाँ पे जिस तरीके से रिस्पांस उसका दिया जाता था जी। वो रिस्पांस उतना तेज नहीं था जितना कि अभी रहा। और विशेष करके पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिसे ऑपरेशन सिंदूर किया गया और आतंकवाद के ठिकानों को दुश्मन की सीमा के अंदर जाके ऐसा ध्वस्त किया कि अमेरिकी सेना को भी बैरकों में जाकर, बंकरों में जाके छुपना पड़ा। ये पूरी दुनिया के लिए संदेश था। इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि आतंकवाद के लिए जो कठोर निर्णय लिया गया तो उसके प्रति दुनिया के किसी भी देश का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये माना कि आतंकवाद के विरुद्ध हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारा अपना अधिकार है और इसके लिए दुनिया भर में इस आतंकवाद के विरुद्ध की कार्रवाई को स्वीकार किया गया और ये माना गया कि हम आतंकवाद के विरुद्ध न केवल भारत में वरन दुनिया में जो जगह जगह आतंकवाद हो रहा है उसके खिलाफ भी एक संदेश दे रहे हैं कि बड़ा कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। और अब दूसरे देश हमारी नीतियों से सहमत हो रहे हैं कि आतंकवाद का चाहे फाइनेंशियल मामला हो, ये बड़ी बात हो गई। जी सर, एक बात और कि जैसे जब आप विकास करते हैं और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपना एक स्थान बनाते हैं, तो उसमें बहुआयामी प्रयासों की जरूरत पड़ती है। और जैसा भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ट्रंप टैरिफ के इस दौर में भारत खड़ा रहा, अड़ा रहा, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक रूप से अपने व्यापार समझौतों को मजबूत भी बनाया है ताकि वो जो नुकसान होगा उसकी यहाँ पे भरपाई हो। इनमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि से? देखिए, ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हमारा निर्यात घट जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के जो अनुमान आए हैं कि हमारा निर्यात बढ़ा है। निर्यात बढ़ा है, जिसकी कमी होने की उम्मीद थी। उसका कारण यही थी कि भारत ने यूके के साथ पहले जुलाई में, फिर बाद में ओमान के साथ समझौता किया और पश्चिमी देशों में और खाड़ी के देशों में हमारा सामान ज्यादा पहुंचने लगा। फिर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टाइन जैसे यूरोपीय देश के साथ पहली बार हमारा इस समझौता हुआ, जिससे 15 साल में $100 अरब निवेश का वादा भी शामिल है। और अभी
हाल ही कुछ समय पहले ही जी सर, न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है जी, और फिर यूरोपीय संघ, कनाडा और इजराइल जैसे देश के साथ बातचीत बढ़ी है। और इन्हीं सब कारणों से हम देखते हैं कि हमारा निर्यात जी, कम हुआ अमेरिका में, पर दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ गया, और इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बेहतर आई और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मौका बढ़ गया। और ये व्यापार, इसका रणनीतिक महत्व है जी, इससे भू राजनीतिक मामलों में भी बड़ा प्रभाव पड़ा कि उनसे हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, कि खाड़ी के देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। जी सर, एक बात और है कि जैसे कोई भी देश विकास करता है और वैश्विक मंच पर वो अपना स्थान बनाता है, तो इसके साथ साथ में सम्मान की भी एक बात होती है। और मोदी जी को सर करीब 29 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो जब हमारे नेता का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से वो देश का भी एक सम्मान है। ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत जब आजाद हुआ था जी, तो उस आजादी का प्रभाव पूरी दुनिया पड़ा था जी, और अनेक देश भारत को देखने लगे थे कि भारत किस तरीके से भारत ने आजादी पी और किस तरह प्रगति कर रहा है। एक लंबे समय के बाद जी, फिर से दुनिया के देश अब भारत को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो भू राजनीतिक मामलों में निर्णय ले रहा है, किस तरीके से अपनी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को आगे बढ़ा रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक हो गए, दुनिया की सबसे बड़े साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल ताकतों में से एक बन गए हैं। अब देखिए, लग रहा है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी की तुलना में हिंदुस्तान में एजुकेशन आने वाला है, और इसलिए दुनिया के सारे देश ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को एक आदर्श के रूप में 21वीं सदी के आदर्श है। जब हम कहते हैं ना कि 21st सेंचुरी ऑफ एशिया एंड पर्टिकुलरली ऑफ इंडिया, जब हमारी शताब्दी भारत की हो रही है तो भारत का जो नेता है उसका सम्मान करके दूसरे देश से प्रेरणा ले रहे हैं, यहाँ का अनुगमन करने को तैयार हो रहे हैं। और ये जो 29 सम्मान है, ये किसी भी राष्ट्र के नेता के लिए एक अपने आप में रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और ना सिर्फ उनको सर ये 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, बल्कि वो अब तक जो है 18 देशों की संसदों को भी संबोधित कर चुके हैं। अकेले वर्ष 2025 में उन्होंने 4 देशों की संसदों को संबोधित किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। घाना, ट्रिनिडाद, टोगो, नामीबिया और इथियोपिया। जी, बड़ी बात यह है कि उन्हें वो जो अफ्रीका की यात्रा की उसमें उनको सहयात्री माना गया। कि अफ्रीका जो हमने कहा ना कि भारत जिस तरह प्रगति कर रहा है, हम उनके लिए एक आदर्श हो गए और वो हमारे सहयात्री बन रहे हैं। और दुनिया में यह भी एक रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। जी सर, एक अंतिम प्रश्न कि जो विभिन्न देशों के नेता हैं और प्रभावशाली लोग भी, सिर्फ नेता ही नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भरोसेमंद और ईमानदार नेता मानते हैं। और कूटनीति में जो विदेशी कूटनीति होती है, जो वैश्विक कूटनीति होती है, उसमें किसी दूसरे देश का नेता किसी एक देश के नेता की खुलकर व्यक्तिगत तारीफ करे, या मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये एक बड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन अनेक वैश्विक नेताओं ने, वो चाहे पुतिन जी हों, रूस के राष्ट्रपति या और भी दूसरे नेता, वो मोदी जी की व्यक्तिगत तारीफ भी खुलकर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका हम पिछला संदर्भ देखें कि भारत जिस तरीके से खुद प्रगति करता रहा और दुनिया में शांति स्थापना के, दुनिया की प्रगति के लिए काम करता है, तो इसी कारण डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने उन्हें अराजकता का समाधान बताया कि दुनिया में जो अराजकता फैल रही है उसका अगर समाधान चाहिए तो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। फिर उसके बाद गयाना के राष्ट्रपति ने इसीलिए उनकी नीतियों को, उनकी कार्रवाई करने के ढंग को परिवर्तनकारी बताया। और सबसे बड़ी बात की कि व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि भारत खुशनसीब है कि उसे ऐसा नेता मिला जो अपने देश के लिए जीता है, और यह दिखाता है कि दुनिया को एक भरोसेमंद ईमानदार नेता मिल गया है। और इसलिए मैंने कहा कि इन सारे कारणों से, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, फिर अलावा भू राजनीतिक कारण है, इन सारे कारणों में जो हमने आदर्श प्रस्तुत किया, इसी पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और जिसको कहना चाहिए 360 डिग्री से सारे पहलुओं को आपने छुआ है, और निश्चित रूप से ये बातचीत बहुत ही सार्थक बन पड़ी है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम एक ऐसे व्यक्ति की बाबत चर्चा कर रहे हैं जो न केवल हिंदुस्तान को बदल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को ही बदल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।